बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीटीआई की तरफ से मज़ाहमत की धमकी दी गई है और कहा गया है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है, हमें दीवार के साथ बहुत ज़्यादा लगा दिया गया है। अब हम रियासत को बता देना चाहते हैं कि हम मुज़ाहमत करने के लिए तैयार हैं और इसमें हर किस्म की कुर्बानी भी देंगे। तो इस धमकी का पस मंज़र क्या है और रियासत की तरफ से जवाबी पैगाम इनको क्या मिला है, और फिर ये है कि इस वक्त इमरान खान की ज़हनी हालत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ दूसरे मौज़ूआत और ख़ास तौर पर ये इसी धमकी से जुड़ा हुआ मामला कि 20 हलके पीटीआई से छीनने की तैयारी कर ली गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसका टास्क दे दिया गया है कि तुमने ये 20 हलके वापस लेकर पीटीआई से वापस लेकर मुस्लिम लीग नून को देने हैं। तो ये सारा सिलसिला आपस में जुड़ा हुआ है। आगाज़ करते हैं इस बात से कि असद कैसर की धमकी के पीछे क्या बात है। बज़ाहिर तो यही लगेगा कि जैसे पीटीआई ने वाक़यतन मुज़ाहमत का फ़ैसला कर लिया है, हकीकत में उसने पसपाई का फ़ैसला किया है। और ये जो मुज़ाहमत का ये गुस्से से भरा हुआ, झुंझलाहट से भरा हुआ, क्वेश्चनों से भरा हुआ जो असद कैसर का बयान है, जो उसने प्रेस टॉक की है, इसके पीछे वो मायूसी है जो नए हालात में इमरान खान पर नए सिरे से जलगार कर चुकी है। और पीटीआई को इसकी तवक्को नहीं थी। पहले तो उनको सेटबैक ये पहुंचा कि पेशावर हाई कोर्ट, जिसके बारे में इन्हें यकीन था, और इन्हें क्या यकीन था, हर एक आदमी को पता है कि पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो ये अपना केस वहाँ लेकर गए कि खसूसी नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को अलाट की जाएं और किसी दूसरे को ना दी जाएं। एक दिन पहले ही कुछ कानूनी माहिरीन ने टीवी पर बैठकर ये कह दिया था कि पेशावर हाई कोर्ट कितनी भी जानबदारी से काम ले, वो इस केस का फैसला पीटीआई के हक में नहीं कर सकती, क्योंकि आइन में कोई शिक ही नहीं है जिसका सहारा लिया जा सके। आमतौर पर यह होता है कि धांधली जब की जाती है तो बुनियादी इंसानी हकूक़ का कोई शिक निकाल ली जाती है, या कोई और ऐसी शिक जिसका तर्जमा गलत तौर पर करना मुमकिन हो, जिसकी तशरीह को अपनी मर्ज़ी से फैलाया जा सके, सिमटाया जा सके। तो यहाँ कोई कानूनी गुंजाइश इस तरह की मौजूद नहीं है, लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट ये फ़ैसला नहीं दे सकती। तो लेकिन पीटीआई ये वाले फिर भी ले गए सिर्फ इस गुमान पर कि चूँकि पेशावर हाई कोर्ट उसके घर की बांदी है, उसके घड़े की मछली है, जिस तरह मर्जी वो उससे फैसला ले लेंगे। अभी 2 दिन पहले ही पेशावर हाई कोर्ट ने कुर्रम के कौमी असम्बली के हल्के में रिकाउंटिंग का जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया था पीटीआई की दरख्वास्त पर, उस पर स्टे आर्डर दे दिया। अब इससे भी जानबदारी वाज़ेह होती है, वहाँ उस सीट पर पीटीआई को उम्मीदवार वाज़ेह तादाद के साथ हार रहा था। जो धांधली थी इनकी पकड़ी गई, और अगर रिकाउंटिंग होती तो कुर्रम की ये सीट पीटीआई के हाथ से निकल जानी थी, जो इस लिहाज से इनके लिए बड़ा सदमा होता कि पख्तूनख्वा में भी इनकी धांधली बेनकाब होना शुरू हो जाती। तो पेशावर हाई कोर्ट ने बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर उसको स्टे आर्डर दिया। रिकाउंटिंग का स्टे आर्डर देने का कोई तुक बनता ही नहीं है। इसकी मिसाल कायम की थी साकिब निसार ने, चीफ जस्टिस ने, उस वक्त के जब इमरान खान साद रफीक से इलेक्शन हार गया था, लेकिन धांधली करके इमरान खान को जीता हुआ ज़ाहिर किया गया। और जब रिकाउंटिंग का फैसला हो गया और आधी रिकाउंटिंग हो चुकी, तकरीबन आधी रिकाउंटिंग हो चुकी थी और ख्वाजा साद रफीक की लीड बढ़ती जा रही थी, तो फिर साकिब निसार से इमरान खान ने रब्ता किया और उसने इमरान खान के फ़ोन पर ही स्टे आर्डर दे दिया। और वो स्टे आर्डर तब तक खारिज नहीं हुआ जब तक वहाँ ज़िमनी इलेक्शन नहीं हुआ। ये तो अदालतें हमारी करती रही हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट के शानदार रिकॉर्ड की वजह से इनको यकीन था कि कोई कानूनी शिक मिला न मिले, उन्होंने दबरदूस कर देना और ये फ़ैसला सुना देना, लेकिन वो फ़ैसला मुमकिन नहीं हो सका। और इस पर पीटीआई की जो मायूसी थी, ज़ाहिर है अब उनके पास कोई प्लेटफार्म नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में ये इनको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ क्या फ़ैसला होगा। वहाँ इलेक्शन कमीशन को आईनी इदारा पहले ही करार दिया जा चुका है और कहा जा चुका है कि इलेक्शन कमिश्नर अपने ज़वाबत के मुताबिक जो फ़ैसला कर सकता है उसे उसका इख्तियार है। तो सुप्रीम कोर्ट से इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इनकी जो मायूसी है इसके पेश नज़र कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, क्योंकि वहाँ से और तो कुछ नहीं होगा। लेकिन चलिए ये तो होगा ना कि ये एक फिर बहाना बनाएंगे
एक शोर मचाने का इनको मौका मिल जाएगा कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। ये सब मिले हुए हैं। एक तो इनको ये बहुत बड़ा धचका पहुंचा है और अब पीटीआई के आज़ाद अरकान, जिनकी एक बड़ी तादाद को इन्होंने बांध कर रखा हुआ था कि हमारे हक में फैसले आने वाले हैं और मामला सारा बदल जाएगा, लेकिन पिछले 2 दिन में ये दूसरा वाक़या है जिसकी वजह से आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हैं, जो इस वक्त सुन्नी सहूनी कौंसिल में रुकन बने हुए हैं बज़ाहिर, उनको वहाँ से भाग निकलने का मौका या एक जवाज़ मिल जाएगा। एक तो ये वाक़या हुआ पेशावर हाई कोर्ट वाला, जहाँ इससे इनको बहुत बड़ा सदमा पहुँचा, और दूसरा इमरान खान की जेल में मुलाकातों पर पाबंदी से रियासत का मूड वाज़े हो गया और अब वो आज़ाद अरकान जो किसी न किसी उम्मीद और आसरे की डोर से इनके साथ बंधे हुए थे, वो अब रस्सा तोड़ाने की कोशिश करेंगे और ये पीटीआई को बड़ा सदमा है। दूसरा बड़ा सदमा इनको पहुंचा गुजरांवाला के कौमी असम्बली के हलके में। जब दोबारा गिनती हुई तो पीटीआई को उम्मीदवार हार गया और मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कुछ 3-3.5 हज़ार की लीड से जीत गया। तो ये इनको बड़ा धचका पहुंचा और इस धचके के फ़ौरन बाद इन्होंने एक जवाबी मुहिम शुरू की। उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इलेक्शन कमिश्नर को 20 सीटें छीन कर वापस मुस्लिम लीग को देने का टास्क दे दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है और ये जवाबी दिफाई हिकमत अमली है जो मेरे ख्याल में अब मिस फायर करेगी, बैक फायर करेगी। अब इनको इसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। और 20 सीटों का चक्कर ये है कि पंजाब से मैंने ये कम से कम 6-7 अपने व्लॉग्स में ये बात की कि पंजाब से 15 या 16 सीटें मुस्लिम लीग नून की धांधली करके छीन कर पीटीआई के हवाले की गई हैं। और इसमें एक नया बड़ा अजीबोगरीब इंकशाफ या दावा वो भी अर्ज़ करता हूँ। एक तो खैर ये सबके सामने है कि इंतखाबी अमला जो था वो पीटीआई का हामी था तकरीबन हर जगह पर, और जहाँ जहाँ उनका बस चला वहाँ उन्होंने लीड को बदल दिया। मसलन 4000 की लीड या अगर 3000 की लीड थी तो उसको इन्होंने छीन कर पीटीआई की लीड 4000 कर दी, यानी कि 8000 वोटों का घपला किया। इससे ज़्यादा घपला उनके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए पंजाब में कौमी असम्बली की ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग के पास ही आईं। लेकिन इन्होंने 15-20 सीटों पर 15-16 सीटों पर घपला किया। और अब ये इतला आ रही है कि इस खेल में सिर्फ पीटीआई का अमला शामिल नहीं था, बल्कि एक साहब ने लिखा है, कुछ शहजाद साहब हैं, वो काफ़ी ट्वीट करते रहते हैं और उनके अक्सर ट्वीट ख़बरों पर मुश्तमिल होते हैं और वो कई ख़बरें उनकी बाद में सही भी निकलती हैं, कई नहीं भी सही निकलती। तो बहरहाल उनका ये ट्वीट है कि ये सारा ड्रामा नवाज शरीफ साहब को हिट करने के लिए और जरदारी की पोजीशन को मजबूत करने के लिए मोहसिन नकवी की क़यादत में खेला गया। ये उनका कहना है कि मोहसिन नकवी इसमें मुलव्वस थे, निगरान हुकूमत इसमें मुलव्वस थी और पंजाब से मुस्लिम लीग की सीटें जो कम की गई हैं तो उसकी वजह यही थी कि जरदारी साहब की बारगेनिंग पोजीशन को मजबूत किया जाए। अब इसमें हकीकत कितनी है ये तो इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, लेकिन इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर मुस्लिम लीग को 100 सीटें भी मिल जाती, चलिए सादा अक्सरियत ना मिलती, 100 सीटें मिल जाती तो तब भी पीपल्स पार्टी की जो एक बारगेनिंग पावर थी जिसकी बुनियाद पर उसने सिर्फ 54 सीटें होते हुए मुल्क के इक़्तिदार आला पर अमलन कब्ज़ा कर लिया और शहबाज शरीफ को एक शो बॉय या पोस्टर बॉय की शक्ल या हैसियत दे दी। अब वो सबको पता है कि वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ की कोई पोजीशन नहीं है, वज़ीर आज़म तो क्या उनके पास किसी एक वफाकी वज़ीर का इख्तियार भी नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल इस वजह से पैदा हुई कि मुस्लिम लीग की सीटें अंदाजे से और तवक्को से बहुत कम थी। अगर 100 सीटें मुस्लिम लीग को मिल जाती तो वो कुछ इत्तेहादी पार्टियों को, दूसरी इत्तेहादी पार्टियों को, जैसा कि MQM उसके साथ मिल गई, मौलाना फजल रहमान भी इस सूरत में उनके साथ मिल सकते थे और उनको फिर पीपल्स पार्टी की इतनी ज़रूरत ना रह जाती, और अगर रहती भी तो इस हद तक ना रहती कि जहाँ तक जरदारी साहब ने किया कि मुस्लिम लीग को एक हुकूमत, ऐसी हुकूमत का सरबराही दे दी जिसके इख्तियार में कुछ नहीं है और तमाम आइनी ओहदे अपने पास रखकर मुस्तकबिल के लिए अपने इम्कानात के दरवाज़े खोल दिए। चुनांचे ये इसमें एक लॉजिक तो है ज़बरदस्त, और इसी लॉजिक के तहत पख्तूनख्वा में पीटीआई को धांधली का वसी मौका दे दिया गया, जहां उसने धांधली की तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी ये कहा जाता है, ये रिपोर्टें हैं और
और JUI के पास ख़ास तौर पर इस बात के सबूत मौजूद हैं कि पख्तूनख्वा में कम से कम 30 सीटों के कौमी असम्बली की 30 सीटों पर हेरा फेरी हुई है। उनमें कुछ तो खैर PTI वाक़तन जीत चुकी थी, लेकिन वहाँ धांधली करके उनकी लीड बढ़ाई गई और ज़्यादातर में PTI हार चुकी थी। और PTI वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद इतनी सीटों पर नहीं जीत सकती थी जितनी सीटों पर उसे जितवा दिया गया, और JUI से 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली की पख्तूनख्वा सूबे से छीनी गईं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि JUI और PTI में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाना था अगर धांधली ना होती। तो ये जो 20 सीटों का चक्कर है, इसमें 15-16 सीटें तो मुस्लिम लीग की पंजाब में हैं, जिनमें से पहले 3 पर गिनती हुई। एक में मुस्लिम लीग का उम्मीदवार जीत गया, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। दूसरे में मुस्लिम लीग का उम्मीदवार जीत गया लेकिन स्टे आर्डर आ गया। अब इस तीसरी सीट पर भी स्टे आर्डर लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो स्टे आर्डर नहीं मिला और जो मुस्लिम लीग की 1 सीट और बढ़ गई है। PTI की सीटें कम होकर अब 88 रह गई हैं, 88 सीटें रह गई हैं। और अगर मज़ीद सीटों पर गिनती जारी रही और स्टे आर्डर भी न मिले तो PTI को ख़तरा है कि, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, कि पंजाब में PTI को ख़तरा है कि मुस्लिम लीग के पास 12 सीटें तो कम से कम ज़रूर आ जाएंगी। और ये 12 सीटों की वजह से ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की तादाद है वो सादा अक्सरियत तो खैर नहीं मिलेगी, लेकिन सादा अक्सरियत के खासा करीब हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग के पास 92 सीटें हैं। अगर इसे 12 सीटें और मिल जाती हैं तो गोया के 104-5 सीटें इनके पास हो जाएंगी, जो कि सादा अक्सरियत से कोई 10-15-20 का ही फ़र्क रह जाता है। वो खुसूसी नशस्तों का मैं हिसाब नहीं डाल रहा, जनरल नशस्तों की बात कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ा उनको ख़तरा नज़र आ रहा है। और PTI की फिर पोजीशन क्या रहेगी, उसका वो सारा बयानिया ख़त्म हो जाएगा कि हमारे साथ धांधली की गई है। मैंने कल भी कहा था कि ये वही वो चोर औरतें कपड़े फाड़ कर जब चोरी से तवज्जो हटा देती हैं और जिस दुकानदार को इन्होंने लूटा होता है उसी दुकानदार को वो एक यानी ख़तरनाक मुजरिम का इल्ज़ाम देने में कामयाब हो जाती हैं। तो PTI ने वही किया है कि धांधली इन्होंने की और निगरान हुकूमत की आशीर्वाद से की। अब ये बात भी वाज़ेह होती जा रही है कि ये जो प्रोपगंडा किया गया और बहुत सारे लोग इसके कन्विंस भी हो गए कि फ़ौज नहीं चाहती थी कि नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आए, वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाले, और फ़ौज ने ये सारा काम किया और फ़ौज ने धांधली करवाई है मुस्लिम लीग को शिकस्त दिलवाने के लिए। तो अब पता चल रहा है कि फ़ौज का किरदार महज चश्म पोशी का था, वो एक तरफ खड़ी थी। ये कारनामा निगरान हुकूमत का लगता है जिसने नीचे तक मिली भगत करके मुस्लिम लीग की सीटों को कम किया। मकसद PTI को जितवाना नहीं था, मकसद जरदारी साहब को एक अच्छी पोजीशन पर लाना था और वो अच्छी पोजीशन पर ले आए, और इसका सारा नुकसान हुआ नवाज शरीफ को। और अब ये जो प्रोपगंडा किया जा रहा है तो इसके पीछे भी PTI वाले कम हैं और निगरान हुकूमत जो अब चली गई है उसके अनासर ज़्यादा हैं। और चली गई है इन मानों में कि निगरान हुकूमत का दौर तो ख़त्म हो गया, अब इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत आई है। लेकिन इस इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत में भी निगरान वज़ीर मौजूद हैं और निगरान ओहदेदार मौजूद हैं, और वो पूरा एक सर्कल मौजूद है जो मुस्लिम लीग, जो नवाज शरीफ साहब को भी पीछे रखना चाहता है और जरदारी साहब के लिए भी मौक़े खुले रखना चाहता है। तो ये हम अगर इसका खुलासा बयान करें तो वो यही है कि जरदारी साहब के सियासी दाव पे जो थे वो कामयाब रहे और मुस्लिम लीग सियासी दाव पेश के मैदान में हार गई। इसमें कुछ हिस्सा मुक़्तदर इदारों का भी है जिन्होंने 2 फैसले गलत किए। एक फ़ैसला तो सरियन गलत था, वो काकड़ साहब को वज़ीर आज़म बनाने का, वो वज़ीर आज़म बनाने के काबिल नहीं थे, उनमें इतनी सलाहियत नहीं थी। उनकी शोहरत तो यही है ना कि वो प्रो पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान और कट्टर पाकिस्तानी कौमियत के हामी हैं। दरअसल उनके मुखालिफ जो हैं उनके इल्ज़ाम में वज़न है, वो ये कहते हैं कि ये पख्तून कौम परस्त हैं और बलोचों को पसंद नहीं करते। यही वजह है कि इनके दौर में बलोचों का मसला ज़्यादा ख़राब हुआ। और दूसरी ये है कि वो गैर जानबदार नहीं रहे, उन्होंने जरदारी साहब की गेम खेली और अब भी वो जरदारी साहब के साथ हैं। तो ये उनकी जानबदारी कुछ ज़ाहिर हो रही है। इसका मतलब ये है कि काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला अगर मुक़्तदर इदारों ने किया था तो वो गलत था, उसके नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा।
और पीटीआई को फिर ये मौका मिला। फ़ायदा तो जरदारी साहब ने उठा लिया, लेकिन मौका पीटीआई को मिल गया कि हमारे साथ धांधली हो रही है। दूसरा गलत फैसला अगर उनका है, क्योंकि यही तअस्सुर आम है कि शहबाज शरीफ को वही लाए हैं, तो ये उनका दूसरा गलत फैसला है, क्योंकि शहबाज शरीफ कुछ करने की सलाहियत नहीं रखते। इस सूरत में अब सारा मलबा, सारा बोझ फ़ौज पर आ गया है। तो फ़ौज को इत्मीनान है, इस बात का इत्मीनान है कि वो जो वज़ीर ख़जाना ढूंढ कर लाए हैं वो पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए एक अच्छा फार्मूला नाफिज कर देंगे और उससे फ़ायदा होगा। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए, लेकिन इसका जो सारा घाटा है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही को बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, बल्कि अगर मौजूदा हुकूमत को, जो दरअसल शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, इस हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा, तो इसका मलबा भी फिर फ़ौज के ऊपर जाएगा। जेल में इमरान खान की हालत अच्छी नहीं है, वो नाराज़ हो रहा है, वो यानी बुरा भला भी कह रहा है। 2-3 मरतबा ये पिछले एक हफ़्ते में मुलाकातों पर पाबंदी लगने से पहले इनकी हफ़्ते में 3 मुलाकातें हुई थी। तो तीनों मुलाकातों में इसने अपनी वकीलों को की डांट डपट की है, उनको बुरा भला कहा है। ये मशहूर है कि गालियाँ वगैरह भी दी हैं, लेकिन गालियाँ तो मेरे ख्याल में नहीं दी, लेकिन इस तरह की बात उसने ज़रूर की है, बल्कि इसकी तस्दीक हो गई है कि उसने कहा कि तुम तो बाहर मौज कर रहे हो, मैं यहाँ जेल में सड़ रहा हूँ। ये सड़ने का लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किया। ये कन्फर्म ख़बर है कि मैं यहाँ सड़ रहा हूँ और तुम बाहर मौज कर रहे हो। इस फिक्रे का मतलब ये था कि वो वकीलों की कारकर्दगी से न सिर्फ ये कि खुश नहीं है, बल्कि उनको ये इल्ज़ाम दे रहा है कि तुम जानबूझकर नालायकी कर रहे हो और मुझे जेल से नहीं निकाल रहे। इस फिक्रे से ये भी पता चलता है कि वो जेल में अब उसकी बस हो गई है। बस तो पहले से हो गई है, लेकिन अब इसका इजहार होना भी शुरू हो गया। और वो जो जब पीटीआई वाले टीवी पर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं कि इमरान खान पर कोई असर नहीं पड़ा, वो डट कर खड़ा है और वो डील के ऑफर्स को रिजेक्ट कर रहा है और एब्सोल्यूट इंडाट कर रहा है, तो मुझे तो कम से कम हंसी आती है। क्योंकि परसों ही इमरान खान ने एक मरतबा फिर इनको झूठा साबित कर दिया और कहा कि मेरे साथ तो कोई डील नहीं हो रही, कोई मेरे पास डील की बात करने नहीं आया, मेरे साथ तो कोई मुज़ाकरात भी नहीं कर रहा। और हाँ, वो एक मुज़ाकरात का झूठा ढोंग करने वाला याद आ गया मुझे। वो क्या नाम था उसका, जनरल नईम लोदी के खालिद लोदी, इस तरह का कोई नाम था। मैंने तो शुरू में कहते थे कि ये झूठा और बेईमान आदमी है, करप्ट आदमी है, मुशर्रफी सोच का ये अलंबरदार है और इसकी किसी बात का एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसने एक झूठी कंपेन शुरू की कि जनाब मुझे फ़ौज का मैंडेट हासिल है और मैं इमरान खान और फ़ौज की सुलह कराऊंगा। तो अब पता चला है कि मौसूफ का तमाम दिफाई इमारतों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि ये तो झूठा आदमी है, शर फैलाता है और पता नहीं क्या क्या जो भी उन पर उनके पास फ़र्द जुर्म इनकी इसकी पहुँची होगी कि ये किस कमाश का आदमी है। तो बहरहाल उस पर पाबंदी लगी है। अब वो ठंडा होकर वो खालिद नईम लोदी उसी तरह बैठ गया है जिस तरह वो एक और टाउट सीआईए का रिटायर्ड टाउट मोहम्मद अली दुरानी कुछ दिन तक गंद उड़ाने के बाद टीवी पर उसने खूब टाइमिंग ली, रेटिंग भी ली और उसको कोट भी किया गया। तो पता नहीं क्या क्या उसने दावे किए थे कि अगले जुमे तक आप देखेंगे कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान वो CVM डेवलप होंगे, यानी वो एतमाद साजी के इक़दाम होंगे एक दूसरे के लिए। वो जुमा आया, अभी कितने महीने गुजर गए, वो भी ठंडा होकर बैठ गया, ये भी ठंडा होकर बैठ गया। और अब ये एक नया चूर्ण फिर बेचा जा रहा है कि गंडापुर की मुलाकात जो हुई है वो इस बात का इशारा है कि बर्फ़ पिघल रही है। भाई, बर्फ़ नहीं पिघल रही, बल्कि गंडापुर ने सरेंडर किया है और पीटीआई के बानी की मर्ज़ी के बगैर ये सरेंडर किया। और पीटीआई के बानी जो बैठा हुआ जेल में वो इस बात पर भी डिप्रेस है, नाराज़ है कि गंडापुर ने ये क्या किया। मतलब कि 2 दिन पहले क्या कह रहे थे और 2 दिन के बाद क्या हुआ। और इसमें ख़बर जो है वो ये है कि गंडापुर ने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के अलावा 2 अहम अफराद से मुलाकातें की हैं। वो अफराद कितने अहम थे इस बात को हम नज़रअंदाज करते हैं। जो असल खबर है वो ये है कि इन दोनों मुलाकातों में गंडापुर ने जो उनसे गुफ्तगू की उसका ख़ुलासा ये था कि जनाब मैं खादम, मैं ताबेदार, मैं बरखुरदार, इस तरह की बात की। और मैंने ये 3 दिन पहले अपने ब्लॉग में कहा था, 4 दिन पहले, कि गंडापुर साहब जो हैं इनके राब्ते ऊपर हो चुके हैं और ये उनको यकीन दिला रहे हैं कि मेरी आप बातों पर मत जाइए, मैं आपका ताबेदार हूँ। और अब इन मुलाकातों में उसने साफ तौर पर सीने पर हाथ मारकर उन्हें अपनी ताबेदारी, वफादारी और बरखुरदारी का यकीन दिलाया। तो ये है जनाब पीटीआई की कुल कहानी। और ये जो धमकी दी इन्होंने उछल कूद करने की, तो इनको एक जवाबी पैगाम भी दे दिया गया है कि भाई नरमी नहीं होगी,
जो शरारत करेगा वो फिर पछताएगा। ये एक वाज़ेह अल्फाज में जवाबी पैगाम है, जिसको ये समझ गए होंगे। तो बाकी ये इनकी उछल कूद जो है ये बिल्कुल बेमाना है। मिसाल के तौर पर पहले इन्होंने बड़ा ऐलान किया कि हम 23 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे और पेशावर से पता नहीं कितने लाख अफराद लेकर आएंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो फिर जब इनको ये मैसेज मिला तो इन्होंने ये अब क्या ऐलान किया, अब ऐलान किया, पहले तो ये ऐलान किया कि जलसा 23 मार्च का इस्लामाबाद में नहीं होगा बल्कि पेशावर में होगा, और फिर ये ऐलान किया कि अभी तय नहीं किया कि किस मकाम पर होगा। मेरे ख्याल में ये पेशावर में भी नहीं करेंगे, ये किरक में करेंगे या करक में, या क्या शहर उसका क्या नाम है उस शहर का, या उसमें करेंगे या अल्लाह की मरवत में कर देंगे जलसा। इससे ज़्यादा इनकी अब औकात हैसियत नहीं रही है। इनका जो एक मसनूई बर्फ़ का डला इन्होंने PTI के मीडिया कंपेन ने बनाया था और जिसको भारत की मदद भी हासिल थी, वो बर्फ़ का डला जो है वो पिघलना शुरू हो गया है। तो खैर से धूप जब तेज़ होगी तो ये बर्फ़ का डला जो है ये छोटी सी डली बनकर रह जाएगा। और इस दौरान इन्होंने एक जो दूसरा जुर्म किया है, यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखकर तरदीद कर रहे हैं। कोई इस तरदीद को नहीं मानेगा। आतिफ खान उस कंपेन का इंचार्ज है, वो शिंदानी नाम की कोई खातून है, वो इसमें मददगार है। और अब तक ये कई हज़ार पिटीशनें ऑनलाइन PTI के लोग और भारतीय अकाउंट से वहाँ से भी इन्होंने ये ट्वीट किए हैं और उनकी तादाद 4000 से ज़्यादा है, जिसमें यूरोपीय यूनियन से कहा गया है कि वो पाकिस्तान का खुसूसी स्टेटस जो है उसको ख़त्म करे, इसकी बरामदात पर टैक्स लगाए ताकि पाकिस्तानी मईशत का दिवालिया निकले। इन बेवकूफ़ों को, इन गधों को, इन मुल्क दुश्मनों को पता नहीं है कि एक मुआहदा तो चल रहा है जो अभी 3 साल के बाद ख़त्म होना है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।